हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी लड़कियों का आलमी दिन मनाया गया। रैलियाँ भी मुनक्किद हुई शहरों में और बात भी हुई सेमिनार्स में, जिसमें कि बच्चियों के हमारे जो है उनके हकूक़ और जो मईशत में उनके मौक़े हैं वो कितने हद तक हम दे रहे हैं। हकूक़ की बात पे बुनियादी हक़ तालीम का है तो थोड़ी सी फ़िगर्स जो आई थी ऑफिशियल के 72% बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल में एनरोल होती हैं। प्राइमरी लेवल पे जाकर के उनकी तादाद जो है वो 45% हो जाती है और जब सेकेंडरी लेवल तक पहुँचती हैं तो ड्रॉप आउट होते होते उनकी तादाद सिर्फ 27% रह जाती है। उनके लिए मईशत में मौक़े कितने, आज एक फुल फोर्स नामी रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है कि नई हुकूमत आई है तो उसको जो है उसके ऊपर बहुत उम्मीदें हैं कि वो, क्योंकि तहरीक इंसाफ बहरहाल पहली सियासी जमात है जिसने लेटली ख़वातीन को सियासत में आने के मौक़े भी फराहम किए और एक्टिवली प्रमोट भी किया। लेकिन इन लड़कियों के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, वल्नरेबल भी बहुत हैं, उस पर बहुत बात होती है। ज़रार उससे शुरू करेंगे। जब एक बच्चियों के आलमी दिन, डे ऑफ द गर्ल सुनता हूँ तो मैंने अच्छी बातें करने का दिल तो चाहता है, लेकिन मेरी आंखों के सामने ज़ैनब का चेहरा आ जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चियों का है जान का तहफ़्फ़ुज़, जान का, ईमान का, सब कुछ। देखिए, अब ज़ैनब का केस तो हम सब जानते हैं, पूरे मुल्क उसके बारे में। बहुत और लड़कियां, उनका नाम तस्वीर हमने नहीं सुनी, शायद उनके नाम भी नहीं सुना। एमन फातिमा, फौजिया, नूर फातिमा, सना, अस्मा, लाइबा, ये भी कसूर चाइल्ड मर्डर और रेप के विक्टिम्स थी। अदाद शुमार की अगर हम बात करें, मतलब अजीब लगता है। अभी इसी साल साहिल NGO की एक रिपोर्ट आई थी कि हर साल 3445 केस रिपोर्ट होते हैं चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड रेप और अगवा के, अबडक्शन के। अच्छा, ये ध्यान में रखिए कि ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं और सिर्फ वो रिपोर्टेड केसेस जिनका किसी अखबार या किसी चैनल पर जिक्र किया जाए। और साहिल और कहाँ से इंटरव्यू लेगी तो इंफॉर्मेशन लेगी, तो इसको आप 10 गुना कर दें, कितना बड़ा। बकौल साहिल कहता है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो हमें पता भी नहीं कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, लेकिन वक्तन में वक्तन स्टोरियाँ सामने आती हैं। वीडियोस और सोशल मीडिया का भी अब बहुत उससे एक फर्क पड़ा है। अभी ज़ैनब का केस भी आपको याद होगा, सबसे पहले सोशल मीडिया पे ही रिपोर्ट हुआ था, फिर बाद में हम 3-4 दिन बाद इस पे जा गए थे। हाल में ही सोशल मीडिया में एक और वीडियो गर्दिश कर रही थी जिसमें एक शख्स, आप देख सकते हैं कि वो खुद अपना मोबाइल फ़ोन सेटअप करता है। उस वीडियो के कुछ हिस्से हैं हमारे पास, वो हम आपको चला के दिखा सकते हैं। और फिर वो एक मंजिल में बैठता है और एक लड़की जो स्कूल के यूनिफॉर्म में है उसको बुलाता है, अपने गोद पे बिठाता है, छेड़ने की कोशिश करती है, फिर अचानक से वो वीडियो बंद हो जाता है। कुछ लोगों ने मुझे भी ये वीडियो भेजा और कहा कि जी आप प्लीज़ पता करें कि कहाँ से है। इतने में क्या हुआ कि शरीन मज़ारी साहिबा, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, के पास भी ये वीडियो पहुँच गया, तो उन्होंने भी तहकीकात की। तो पता क्या लगा कि वो जो शख्स है, आप देख रहे हैं कि अब वो गिरफ्तार हो गया है। अनवारुल हक नाम है इसका, कारी हैं अली मुर्तज़ा मस्जिद की। और ये जो वीडियो जहाँ इसने बनाया था, ये उसकी मस्जिद के बराबर में उनका एक हुजरा है। और ये जो लड़की है टोबाटेक से, जो ये लड़की है वो इनके मदरसे में भी जाती थी। जाहिर है कि उसका नाम मैं आपको नहीं लूँगा और FIR की कॉपी में भी उसका नाम हमने हटा दिया, तस्वीर भी हटा दी है। जाहिर है हुआ क्या कि FIR जो कल ही दर्ज हुई और बंदा गिरफ्तार हुआ है, उसमें लड़की बयान करती है कि ये आदतन ऐसे करता था। उसने अपनी मोबाइल फ़ोन लगाया और वीडियो बना रहा था और उसको छेड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर शुक्र है कि एक और मदरसे का बच्चा उस कमरे में दाखिल हो गया, हुजरे में दाखिल हो गया, तो वो पैनिक कर गया और वो छोड़ गया। अच्छा, फिर पता है क्या होता है? अच्छा, वो लड़की गई अपने वालिदैन के पास एज पर FIR में लोगों का बयान है, और क्योंकि वालिदैन देख रहे थे कि जी स्कूल जाना इसने छोड़ दिया, मदरसा जाना छोड़ दिया। हम तालीम की बात करते हैं, इन चीज़ों का कनेक्शन होती है, कनेक्शन होती है। तो उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा तुम्हारे साथ, तो उसने ये बयान किया, लेकिन पता नहीं क्यों उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कम से कम वालिदैन ने कोई FIR नहीं काटी।
फिर क्या हुआ कि इस कमीने का, आई एम सॉरी मैं और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता यहाँ पर, इसका मोबाइल चोरी हो गया। अच्छा। और जब मोबाइल चोरी हुआ तो जिसने भी चोरी किया उसने ये वीडियो अपलोड कर दी यूट्यूब पे। अब वो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसने ऐसी कैप्शन के साथ कि जी देखें इस बंदे को। वहाँ से फिर जब वो इसके वालिदैन के सामने वीडियो आई, क्योंकि अब सबूत आ गया ना आपके सामने और अब तो लोग बातें कर रहे हैं, तो फिर लड़की के भाई ने ये FIR काटी। अच्छा, इस केस के बारे में भी सिर्फ उसी वक्त पता लगा जब शिरीन मज़ारी साहिबा की ट्वीट आई और उन्होंने कहा कि जी ये गिरफ्तार हो गए हैं और इसको अब तोबा टेक सिंह पुलिस के हवाले किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो लड़की है ये तो फिर भी खुशकिस्मत है। हमें ये नहीं पता कि इस दरिंदे ने और कितनी बच्चियों को निशाना बनाया होगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स कभी नहीं होते, ये एक सीरियल पैटर्न होता है, डजन्स हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स होते हैं कई केसेस में। ये तो फिर भी पता मिल गई, बच गई। लेकिन वो वालिदैन हैं जो इतने बदकिस्मत है कि उनको अभी तक ये नहीं पता कि उनकी बेटी है कहाँ। और ये मैं आपको जिक्र करता हूँ एक और केस, अगेन सोशल मीडिया के ज़रिए ही यही इसके बारे में पता लगा है। सरगोदा का केस है। अब एक हारून बीबी, आपने शायद ये हैशटैग भी देखा होगा, सेव हारून बीबी, जस्टिस फॉर हारून बीबी। सरगोदा के रहायशी हैं अब्दुल्ला जान काकड़ साहब, हैं तो जोब से लेकिन सरगोदा की रमज़ान कॉलोनी में रहते हैं। 29 सितंबर को, अभी शो से पहले मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई है, 29 सितंबर को ये गए नमाज पढ़ने, वहाँ बीच में उनको काम था तो 20-25 मिनट लेट हो गए। उनको घर से कॉल आई कि जल्दी पहुँचो, हारून बीबी नहीं मिल रही। ये घर गए तो वहाँ पे पता देखा कि एक दीवार है लेकिन वो ऐसी नहीं है कि उसको आप टाप नहीं सकते। उनको शक है कि किसी ने दीवार टापा क्योंकि, और बच्ची को अगवा किया क्योंकि वहाँ पर रुई पड़ी हुई थी। और कितनी जी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये मिसलीडिंग है थोड़ी सी, ये 2-3 साल पुरानी है। अभी उनकी कोई 13 साढ़े 13 साल की उम्र है हारून बीबी की। तस्वीरें पुरानी इसलिए हैं, मैंने वाले साहब से पूछा भी कि अगर कोई रिसेंट तस्वीर है तो आप हमें दिखाएं, ताकि हो सकता है कि कोई अगर देख ले तो पहचान ले। उनका कहना था कि जी वो तस्वीर अपनी किसी को खींचने नहीं देती, वो शर्मा जाती है और वो अपना मुंह छुपा जाती है, भाग जाती है। सीन पर बच्ची की चादर मिली और कुछ रुई मिली जो शक है कि शायद उसके मुंह को बंद करने की हो सकता है। जाहिर है कि पुलिस ने वहाँ पर तलाशी भी ली है। अब्दुल्ला जान साहब से मेरी बात हुई थी तो वो मतलब मुतमईन तो नहीं है, जाहिर है कैसे हो सकते हैं। कह रहे हैं कि जी मतलब सही तरह तलाशी नहीं ली, जो कमरे, अगर कोई लॉक कमरा है तो वो कहते हैं कि जी हमने नहीं खोला। इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन एक उनकी अपील है ज़रूर जो उन्होंने मुझे कहा, वैसे इनफैक्ट उनको वादा किया है कि आपको भी सुनाएंगे। और वो कहते हैं कि जी वो बेसिकली वो कहते हैं हम इमरान खान के बहुत सपोर्टर हैं, कहते हैं कि जी हमने मतलब बिल्कुल उनको वोट भी दिया है, तो हम चाहते हैं कि अगर प्लीज़ उनमें से अगर वो कहें या उनके कोई भी मिनिस्टर कहें इसको फॉलो करें, हमारी बेटी हमें लौटा दें। DARM जिसका सिर्फ एक ही काम होगा और वो है इस तरह की गुमशुदा बच्चों की तलाशी और रिकवरी का। फिर एक डेटाबेस बनेगा। अच्छा, ना सिर्फ डेटाबेस, कंप्यूटर के ज़रिए, इंफॉर्मेशन साइंस के ज़रिए आप क्राइम पैटर्न्स को मॉनिटर करेंगे, आप क्रिमिनल्स की मूवमेंट्स को मॉनिटर करेंगे। और जो सबसे जो इसमें अहम बात है कि जैसे ही खबर आती है कि एक बच्ची या बच्चा या कोई भी अगवा हुआ है, एकदम तमाम डिपार्टमेंट्स को SMS जाएंगे तस्वीरों के साथ, एवरीवन विल बी नोटिफाइड। और इसमें तो ये भी है कि बाय लॉ टीवी चैनल्स को भी रिक्वायर्ड होगा कि आप ये अलर्ट चलाएं, और आपने नहीं चलाया तो 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना आप पर है। बिल्कुल सही। तो आई थिंक ये दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। बिल्कुल, अगेन आई मीन आप, मैं अभी अगर अपना SMS खोलूं, हाँ, तो कोई मुझे लॉन बेच रहा है, हाँ, कोई कह रहा है से नो टू करप्शन, कोई कहीं से आ रहा है। हाँ, ये कितनी आसानी से हम कर सकते हैं, और कितनी शर्म की बात है कि हमने अभी तक नहीं किया। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जी ये जो बिल है, जितनी हम इसकी सपोर्ट कर सकते हैं वो भी कम है, आई थिंक। और जो बच्चियों के हकूक़ के बारे में या जो वल्नरेबिलिटी के बारे में कुछ आगाही पुलिस को हुई है, बिल्कुल। और आपने देखा है कि ख़ासे अब अक्सर ये खबरें आती हैं कि कम उम्री की शादी हो रही है तो पुलिस ने छापा मारा है, वो उन चीज़ों पे। लेकिन बेसिक
चीज़ें ये हैं क्योंकि हमारे माशरे में ऐसे प्रेडेटर्स बैठे हुए हैं जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं और उनका ये ख्याल है, जैसे इस केस में हुआ हारून बीबी से पहला जी जो आपने बताया कि नहीं, इवन हारून बीबी ने भी जब घर जाके बताया तो वालिदैन शर्म की वजह से, हारून बीबी के केस में नहीं, वो पहले वाली तो शर्म की वजह से वो नहीं बताते। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि वालिदैन को भी समझना चाहिए कि अगर वो इस चीज़ को छुपाएंगे तो ये चीज़ ना सिर्फ तो उनकी बच्ची के साथ इनकरेज करेंगे और मजीद बच्चियों के साथ भी ये हो सकता है। तो ये चीज़ फौरी अगर आप रिपोर्ट कर दें तो खासी जो है बेहतरी आ सकती है और मीडिया को भी इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। हमारा क्या काम है हमारा, सही बात, बिल्कुल एब्सोल्युटली कंप्लीट। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे थोड़ी सियासी खबरों पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक। कल जुम्मा है और नैब जो है वो साद रफ़ीक साहब का जुम्मा लेने के लिए तैयार बैठी है, मगर क्या वो कल गिरफ्तार होंगे इस बारे में क्या मुराद है कि जुम्मे को क्या क्या हुआ है नून लीग? जुम्मे को देखें ना, नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन हुई, मरियम नवाज की हुई, कैप्टन सफदर वो तो जाहिर है साथ ही हुई थी, ठीक है, और वो डिस्क्वालीफाई भी नवाज शरीफ वो हुए और शहबाज शरीफ जो है। तो अब वो मुझे लग रहा है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट के बारे में सारे बात करें कि कल क्या होगा। आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साद रफ़ीक जो कि साबिक रेलवे मिनिस्टर हैं और नून लीग के सरकर्दा लीडर भी हैं, उनकी जो है प्रोटेक्टिव यानी हिफाजती ज़मानत जो है मुस्तरद कर दी है इस बुनियाद पर कि उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है। हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त, हाँ, तो वो दरख्वास्त वही होता है ना, मतलब एक ही बात। तो वो उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, तो ख्याल यही था कि शायद कल उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, मगर मेरी कुछ नैब वालों से बात हुई तो उन्होंने भी स्ट्रैटेजी सी बदली है क्योंकि इतवार के रोज़ ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं और लाहौर में भी हो रहे हैं। साद रफ़ीक साहब लड़ भी रहे हैं जहाँ से इमरान खान ने नशिस्त अपनी खाली की थी। तो अगर जिस तरह शहबाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि ज़िमनी इंतखाब से रोकने के लिए उनको वो की, तो नैब के ऊपर खासी उस पर ले दे भी हुई। तो नैब ने अब फैसला ये किया है कि उनको जो है अब हम ज़िमनी इंतखाब के अगले दिन या मोस्ट प्रॉब्ली पीर को या फॉलोइंग डे हम गिरफ़्तार करेंगे। उसमें पकड़ने की कोशिश नहीं, उनको हुआ ये है कि दो नोटिस तो कोशिश करेंगे ना। अब इसने बांडा फोड़ दिया है तो मतलब साद रफ़ीक साहब अगर सुन रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं शॉर्टेज वो सुन रहे हैं तो वो जो है क्यों सुन इस वजह से रहे हैं कि उन्हें 2 नोटिस मिल चुके हैं नैब के कि आप आकर के पेश हों। पैरागॉन सोसाइटी का केस है ये, जो कि मुल्हिका थी आशियाना स्कीम से, और इल्ज़ाम यही है कि आशियाना स्कीम की ज़मीन जो है उससे मुल्हिका उनको दी गई, उसमें कुछ आशियाना की ज़मीन भी शामिल की गई। साद रफ़ीक साहब डिनाई करते हैं कि वो उनके पार्ट नहीं है, उनके भाई सलमान रफ़ीक दोनों जो है कहा जाता है कि उन्हीं की है। बहरहाल साद रफ़ीक डिनाई कर चुके हैं, मगर नैब बज़िद है कि जनाब आप आए। तो 2 नोटिस हो गए, फाइनल नोटिस कल जारी होगा। पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी का भी कोई चक्कर है उसकी एग्जैक्टली, लेकिन मेन जो केस है वो पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी का है। तो अब देखना यह है कि साफ पानी में तो नहीं, मैं तो नहीं फंस रहा है। नहीं साफ पानी में नहीं, ये तो अपने प्राइवेट पानी में फंस रहे हैं। अच्छा। तो उसके बाद अपोजिशन की जहाँ तक बात करें तो आज पार्लिमान के सामने इस्लामाबाद में उन्होंने एक अपनी मुतवाज़ी फ़र्ज़ी पार्लिमान सजाई। उनका ये एहतजाजन उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएँ और नेशनल असम्बली का इजलास जल्दी बुलाया जाए। स्पीकर असद कैसर ने ये इजलास बुलाया है 17 तारीख को, जो कि नेक्स्ट वीक है ज़ाहिर है। तो उनका ये कहना है कि एक दिन पहले उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए, एक दिन पहले के लिए, क्योंकि तब नून लीग को जो है पार्लिमानी पार्टी की अपनी मीटिंग भी करनी है। हालांकि नॉर्मली ये होता है कि जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो उसी दिन पार्लिमानी पार्टियों की मीटिंग होती है, लेकिन थोड़ा प्रेशर भी डालना था। तो आज वहाँ फर्जी पार्लिमान लगाई। साबिक स्पीकर अयाज सादिक ने दोबारा से स्पीकर बाहर भी लगी, बाहर ही तो यही तो लगी है ना सर। नहीं, वो अंदर फर्जी कैसे हो, अंदर फर्जी नहीं होगी। ये देखें तुम्हारी किसी बात को नहीं सुन रहे। हाँ बिल्कुल, और पता नहीं कोई ड्राइंग कर रहे हैं वहाँ पे लगे हुए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। इसमें अयाज सादिक साहब जो साबिक स्पीकर थे, उन्होंने अपना पुराना चोला निकाला स्पीकर वाला और वो पहन के उन्होंने बाकायदा समाअत की और बाकायदा फ़र्ज़ी पार्लिमान लगी, जिसमें तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश हुआ, जिसमें ये भी करारदादे पास हुई कि इस हकूमत ने जो है नुकसान कर दिया है 1000 अरब का
जो डूबे हैं तो उसको भी कंडेम किया गया। उसके अलावा प्रोडक्शन ऑर्डर ना जारी करने पे और वो फर्जी पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह बढ़ाने का बिल भी पास हुआ है इसके अंदर? नहीं, वो नहीं हुआ। अच्छा, तो वो नून लीग और उनके इत्तेहादी वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने खासी धुआंधार तकरीरें भी की हैं, मगर पीपल्स पार्टी हस्बे मामूल उसमें नहीं आई। लेकिन अलायंस तो कर रहे हैं ना ये किसी अलायंस इन्होंने ज़िमनी के ऊपर इन्होंने किया है पंजाब की हद तक, और मुझे नहीं पता कि कराची में उन्होंने किया है। कराची में ज़ाहिर है नून लीग की प्रेजेंस नहीं है, तो थोड़ा सा पीपल्स पार्टी दिखान पंजाब में पीपी की नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल कराची में भी नहीं है वैसे तो पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर है कुछ प्रेजेंस जो थोड़ी बहुत थी। तो अब ये सारी सूरत हाल है कि अगला नंबर यही कह रहे हैं कि साद रफ़ीक साहब का है अंदर जाने का। साद रफ़ीक का जो आज इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम आपकी ज़मानत नहीं लेते, तो ये बात बड़ा मज़ेदार किस्म का माहौल था अदालत में। वो कह रहे थे जी कि आप लाहौरी हैं, आप लाहौर हाई कोर्ट से जी लेते। तो उन्होंने कहा जी कि हम अभी इस्लामाबाद आए तो हमें पता चला है कि नैब का जो वो है नोटिस है कि वो हमारे पीछे लगी हुई है। तो उन्होंने कहा ये 45 मिनट के फासले में पिंडी बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, वहाँ आप तशरीफ़ ले जाएं। तो उन्होंने कहा जी अगर आप ही ज़मानत ले लें तो फिर हम आराम से लाहौर जाके लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू कर लेंगे। तो उन्होंने कहा जी आप साइकिल पे जाएंगे या पैदल जाएंगे, मतलब कोई इस तरह की गुफ्तगू हुई और उसके बाद उन्होंने रिजेक्ट कर दी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक मज़ेदार केस है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब फैज़ाबाद धरने के बारे में जो मुकदमा है उसके समाअत कर रहे थे। पैमरा के नुमाइंदे थे, गालिबन डायरेक्टर जनरल खुद पेश हो गए थे। तो उन्होंने कहीं कह दिया कि जी कुछ उस ज़माने में जो कवरेज के लिहाज से 2-3 चैनलों को नंबर जो है केबल ऑपरेटर्स का वो आगे फैज़ाबाद धरने के तो ऊपर नीचे किया गया था। तो जस्टिस साहब ने कहा अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो चैनल आपके मखसूस एजेंडे पे नहीं चलते आप उन्हें ऊपर नीचे करते। तो वो पैमरा के नुमाइंदे जो हैं उस पर गोल कर गए, कोई ख़ास उन्होंने जवाब नहीं दिया। अच्छा, फिर इन्होंने पूछा जस्टिस साहब ने कि जी एक फ़ैसला हुआ था अप्रैल में कि इत्तलात तक रसाई का जो हक़ है आवाम का उसकी तामील की जाए और ये तमाम चैनल्स और अखबारात जो हैं हर एक तक बिला इम्तियाज़ पहुँचने चाहिए। आर्टिकल 19A के तहत जो हुकूक हैं बुनियादी हक़ इत्तलात की रसाई का भी, तो उसका क्या हुआ, वो क्या हुआ, तो उसका भी कोई ख़ास वो जवाब नहीं दे सके। तो अब उन्होंने ये कहा है कि जो चैनलों पे आपने पाबंदी लगाई है जिस तरह की भी, ऊपर नीचे किया है, आगे पीछे किया है, अगली समाअत में उसकी आप तफसील पेश करें अदालत के सामने। और जो जी और डॉन जानिब से जो नशरियात और मतबूआत की तकसीम की राह में जो रुकावटें हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में, तो उसके बारे में उन्होंने कहा जी कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अप्रैल में हमने जो हुक्म दिया था आपको कि चूँकि इत्तलात तक रसाई हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक़ है, लिहाजा तमाम चैनल और तमाम अखबारात जो हैं वो बिला रुकावट पाकिस्तान के हर कोने में पहुँचने चाहिए। ठीक, ये उन्होंने क्लियर करके कहा। लेकिन पैमरा ने ये नहीं कहा कि हम कैसे, हम तो चैनल इधर उधर करते ही नहीं है, ऊपर नीचे करता है नहीं, तो फिर पैमरा वाला सामने केबल ऑपरेटर नहीं करते, पैमरा वाला अदालत में आया क्यों? हाँ, अब तो केबल ऑपरेटर भी नहीं करते। अच्छा, अब तो एक वो जो भी क्या गैर मरई रिमोट है, अच्छा, जिससे जो है ना वो नहीं पैमरा है, पैमरा है, मेरे ख्याल है कोई गैर मरई हो रही है। अब देखो हम ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल एक ब्रेक ना ले लें, ब्रेक ले लो, ले लेते हैं, ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। ये तो आप सब जानते ही हैं कि कोयले की सबसे ज़्यादा कानें बलूचिस्तान में हैं और उनमें हज़ारों मेहनत कश नामसाद बल्कि यूँ कहिए कि गैर इंसानी हालात में काम करते हैं। आए दिन हादसात की वहाँ से ख़बरें आती रहती हैं, कभी कान की छत बैठ जाती है, कभी वहाँ जहरीली गैस भर जाती है, कभी पानी भर जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, गर्द अचानक से उठ जाती है, फेफड़ों में चली जाती है। अंदाज़ा है कि इस तरह के जो मसाइल हैं उनके नतीजे में हर साल 200 से 300 कारकुन अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और सैकड़ों दीगर ज़ख्मी हो जाते हैं।
कुछ ऐसा ही वाक़या बलूचिस्तान का कस्बा है संजावी, कोयटा से कोई 130 किलोमीटर दूर। वहाँ एक नौजवान था अली गुल, उसके भाई के साथ पेश आया। अली गुल का भाई एक कान हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गया। अली गुल उस वक्त बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग ब्यूटेम्स में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था। 2016 में अली ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया। अली ने अपने भाई के ज़ख्मी होने के बाद तहैया किया कि वो जो अपना साइंसी इल्म है अब उसे वो कारकुनों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। यूं अली गुल ने कोयले के कान मज़दूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक स्मार्ट हेलमेट बना लिया। इसका तस्करा स्मार्ट हेलमेट का ज़रार जो हैं पिछले से पिछले हफ्ते गालिबन अपने प्रोग्राम में भी तफसील से कर चुके हैं, लेकिन आज खुशकिस्मती हमारी है कि अली गुल हमारे साथ हैं, कोयटा से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अली गुल, थैंक यू सो मच। ये कि जो आपका स्मार्ट हेलमेट है इसकी खूबियाँ क्या हैं? पहले तो सर मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। बेसिकली हमने ये एक स्मार्ट हेलमेट डिज़ाइन किया है कोल माइंस वर्कर्स के लिए, जो माइंस के अंदर काम करते हैं इनसाइड द माइंस। जो इस हेलमेट के जो फीचर है, ये पॉइजनस गैसेस को डिटेक्ट करता है, अंडरग्राउंड टेम्परेचर बताता है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बताता है और रियल टाइम में वर्कर की लोकेशन बताता है। और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल उस माइंस के अंदर कोई गैस या इस तरह पॉइजनस गैस पाई जाए तो ये हेलमेट के अंदर खुद एक अलार्म सिस्टम है जो इलिटरेट माइनर को गाइड करता है कि यहाँ पे गैस है कि आप यहाँ से निकल लें। और यही डाटा हमारे पास एक कंट्रोल रूम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, उस पर भी हमें जिस एरिया में गैस डिटेक्ट होती है तो नोटिफिकेशन आ जाती है कि इस वर्कर की जान इस लोकेशन पे ख़तरे में, तो इस तरह हमारी एक रेस्क्यू टीम जाके उस वर्कर को बचा सकती है। बेसिकली ये हेलमेट जो है IoT बेस है, तो इसमें फॉर एग्जांपल आप दुनिया में किसी कोने से भी आप एक वेबसाइट के ज़रिए उसका एक्सेस कर सकते हैं, डैशबोर्ड देख सकते हैं कि आपके वर्कर की क्या स्टेटस है, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। और तीसरी चीज़ जब इसमें है हमारी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि हम प्रिडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में माइन का एनवायरनमेंट कैसा हो गया, तो इसलिए हम अर्ली पता चल जाती हैं कि माइंस का एनवायरनमेंट किस तरह होगा, तो हम अर्ली प्रिकॉशन ले सकेंगे और डिज़ास्टर्स के कम होने के चांसेस हो सकते हैं। इस तरह हम इनको अवॉइड कर सकते हैं माइंस में जो हादसा हैं। अच्छा अली, एक मिनट अली, ये जो आपने स्मार्ट हेलमेट बनाया है, जाहिर है इसमें आप ये टीम वर्क है या आपका मेजर इनिशिएटिव है, कैसे हुआ ये सब, कितना अरसा लगा? जी ये मैंने 2015 से लेकर 2016 के बीच में ये हेलमेट बनाया, क्योंकि ये मैंने इसको एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिया था। मैंने इसी सोच के लिए बनाया क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत से कोल माइनर्स रहते थे जो वहाँ पे काम करते थे, तो मैंने देखा कि रोज़मर्रा के हादसात को, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा सोल्यूशन बनाया जाए जो इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये मैंने जब स्टार्ट किया था तो अकेले खुद ही स्टार्ट किया था। अभी इंशाल्लाह मेरी आहिस्ता आहिस्ता अभी टीम बिल्ड हो रही है। इसमें मेरे साथ मोहम्मद जवाद हैं, मोहम्मद अजीम हैं और एक डॉक्टर वहीद नूर साहब यहाँ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो अभी इंशाल्लाह हमारी एक टीम डेवलप्ड होगी। अभी हम इस पर काम कर रहे हैं, इस पर काफ़ी काम भी हमने कर लिया है। अच्छा अली साहब, देखिए अब तो आपकी हेलमेट बनी और मैं ख्याल आपने कहा था कि 1.5 साल लगा है। ये एक आपकी कामयाबी है, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि एक कामयाबी के पीछे काफ़ी नाकामयाबी होती हैं। तो ये मैं आज आपसे सुनना चाह रहा हूँ कि कितने फेलियर का सामना आपको करना पड़ा। कोई ऐसा भी वक्त आया होगा कि आपने कहा होगा कि यार ये प्रोजेक्ट मेरे से नहीं हो रहा, तो फिर आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया? जी सर, ये हर इंसान के लिए, क्योंकि जिस तरह हम एक रिमोट एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे हर चीज़ की मतलब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास, तो क्योंकि एक एज ए एंटरप्रेन्योर हमें मतलब एक स्टूडेंट हमें अपनी जॉब की भी ज़रूरत होती थी। जब मैं ग्रेजुएट होता, फैमिली ने भी इंसिस्ट किया कि आप जॉब करो, आप ये काम छोड़ो, आप क्यों इन चीज़ों में पढ़ रहे हो। तो ये घर वालों की तरफ से प्रेशर और माली हालात बेहतर ना होने की वजह से तो फिर इंसान को बहुत से हालात से गुजरना पड़ता है। क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद भी एक ट्रक ड्राइवर है, क्योंकि हमारी इतनी इनकम नहीं थी, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, तो इसलिए हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस लिहाज से। अच्छा, तो अब ये मतलब कितना खर्चा पड़ता है अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर एक मतलब अगर आप इसको बेचने का सोच रहे हैं तो क्या इसकी कॉस्ट क्या होगी एक यूनिट की?
हमने वैसे तो हमने कंप्लीट एक सोल्यूशन बेचेंगे पूरी माइंस को, कंप्लीट सोल्यूशन जिसमें 20 से 25 हेलमेट्स होंगे। ठीक है। जिसमें अपना एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा, वहाँ पे क्लाउड डेटाबेस होगा, उसका कंट्रोल रूम होगा। तो इसमें हमारी जो पर हेलमेट की कॉस्ट होगी वो 20 से 25,000 रुपये होगी, ये चीज़ सारी चीज़ें मिलाकर। ठीक है। अच्छा ठीक है। अब पता है क्योंकि मसला, जिस तरह आप देखते हैं कि एक माइंस 5 करोड़ 6 करोड़ होता है साल का, तो उनके लिए ये एक चीज़ खरीदना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, बड़ी बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आपको तो मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर पता होगा कि जो कान के मालिकान होते हैं वो तो कभी चप्पलें भी जूते भी नहीं खरीद के देते अपने मजदूरों को, तो 20-25 हज़ार की हेलमेट। लेकिन एक और चीज़ हुई है जिससे फिर थोड़ी सी कुछ उम्मीद भी हुई है। अली साहब, हमें यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर वक्फे के बाद आपसे सुनेंगे कि अब इस पर क्या पेशरफ्त हो रही है इस ब्रेक के। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं अली गुल से, जो बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी ब्यूटेम्स के एक होनहार डायनामिक तालिब इल्म हैं, जिन्होंने कोयले की कानों में हलाकतों से बचने के लिए एक स्मार्ट हेलमेट तैयार किया है। अली गुल, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि कोयले की कानों की जो डेप्थ है या गहराई है वो 3 से 4 हज़ार फुट तक होती है, तो हमारा जो वाईफाई सिस्टम है या इंटरनेट सिस्टम है वो अक्सर काम नहीं करता वहाँ पे, और ये क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस है, तो आपने कहा आप कंट्रोल रूम बनाएंगे, ज़ाहिर है वो अगर ग्राउंड पे बनेगा, तो क्या इतनी गहराई तक उतना पावरफुल सिग्नल के लिए आपने कुछ किया है? जी सर, हमने एक वायरलेस सेंसर नेटवर्क बनाएंगे माइंस के अंदर, कि मतलब हर एक हेलमेट दूसरे हेलमेट को सिग्नल सेंड करेगा, और मतलब जितने फासले पे जहाँ पे जॉइंट आ रहा है तो वहाँ पे हम एक वायरलेस नोड लगाएंगे, कि मतलब एक डेप्थ में एक अगर माइनर काम कर रहा है तो उसका सिग्नल उस नोड पे आएगा, वो नोड जो है नेक्स्ट नोड को सिग्नल सेंड करेगा, इस तरह वो कंट्रोल रूम तक सिग्नल हमारा पहुँच पाएगा, जिसको मेरा ख्याल है रिले सिस्टम भी कहते हैं ना, एक से एक फिर दूसरे फिर दूसरा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये ज़िगबी टेक्नोलॉजी है जो ज़िगज़ैग वेव्स। ओके जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया में मेरे ख्याल ये काफ़ी सालों से भी इस्तेमाल हो रही है, इन्होंने वही टेक्नोलॉजी अडेप्ट की, और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, माना कि ब्लूप्रिंट्स किसी के पास भी आ सकते हैं, आप यू आर फ्री टू यूज़ इट, कॉपीराइट का मसला नहीं है इसमें, जहाँ तक मुझे पता है। अच्छा, अब अली भाई, हम यही बात कर रहे थे कि जो खर्चा है, बिल्कुल कोयले के कान वाले आप अफोर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन शायद उनको हुकूमत की तरफ से कोई मजबूर करे तो ये बेहतर होगा। तो पिछले हफ्ते हमने बात की थी इग्नाइट के सीईओ से, और उसके बाद जाम कमाल जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने इस पर ट्वीट की थी और कहा था कि जी अगर अली गुल यहाँ पर है तो प्लीज़ कोई मेरा उनके साथ रब्ता करा दे। फिर आपने उनको जवाब भी दिया, और अगर मुझे सही याद है तो जाम कमाल साहब ने कहा कि जी आपकी मैं मीटिंग कराना चाह रहा हूँ। तो क्या वो मीटिंग हुई, और अगर हुई तो उसमें क्या हुआ? जी सर, मैंने उनसे मीटिंग, उनके जो माइन सेक्रेटरी थे उनसे मैंने मीटिंग की थी, और उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे उनसे भी मतलब हम लोगों ने मीटिंग की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जाम साहब से नहीं मिल सके। ठीक है। तो उन्हें मैंने सारा सिनेरियो बताया था, और फिर जाम साहब ने मतलब दोबारा ट्वीट किया था कि मतलब माइंस के सेक्रेटरी ने जो है मुझे सब कुछ मतलब बता दिया, आपके बारे में ब्रीफ कर दिया। अभी हम जो माइंस के जो माइंस में जो टेक्निकल लोग हैं, उनकी जो टेक्निकल टीम है, आप उनसे मिलें ताकि हम इस काम को किस तरह आगे ले जा सके, उसमें मतलब हेल्प हो हमारी, इस काम को हम आगे ले जा सकें। ग्रेट, ठीक है। अच्छा अली, ये बताइए कि ये सब तो होता रहेगा, इस सबसे अहम काम ये होता है कि जब आप कोई चीज़ बना लेते हैं तो उसे पहला काम ये करना चाहिए कि पेटेंट ले लिया जाए, फिर वरना होता ये है कि बनाया तो अली गुल ने स्मार्ट हेलमेट और मुसद्दुल्लाह खान ने अपने नाम से जो है वो पेटेंट करा लिया, तो आपने ये से पेटेंट कराया है कहीं? मैंने अभी तक पेटेंट नहीं कराया, क्योंकि लिए उसके लिए फ़ंड चाहिए हमें ना। अभी हमने सीड फंडिंग के लिए इग्नाइट में अप्लाई किया हुआ है, तो हमने प्रपोज़ल जमा कराया हुआ है, अभी वो प्रोसेस में है। जो ही हमारा वो अगर प्रपोज़ल अप्रूव होता है तो इंशाल्लाह हम इसको पेटेंट करवाएंगे, इसको एक अच्छा मतलब कॉपीराइट्स लेंगे, इंटरनेशनली भी इसको पेटेंट कराएंगे और पाकिस्तान लेवल पे भी। तो अली गुल, आपके साथ कितने ऐसे लोग हैं कि जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं? अच्छा नहीं, वो तो इन्होंने बता दिया, हाँ। वो उन्होंने बता दिया कि अभी वो प्रोजेक्ट टीम बना रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ भी सही, आपके इसके से आपका जवाब दे दिया। मैं इसके साथ एक जुड़ा हुआ सवाल है कि आप ब्यूटेम्स में पढ़े हैं, और
मतलब ब्यूटम्स हमें जाती तौर पर बहुत हाँ, पसंद है, बहुत, क्योंकि हम भी गए थे भी वहाँ थे, पे बिल्कुल। क्वेटा लिटरेरी फेस्टिवल, खाना मतलब और जो जिस तरह का इस्तकबाल हुआ है वहाँ पे कम ही कहीं हुआ होगा, कम से कम हमारा तो ना चीज़ों का, हमारा तो वैसे भी नहीं होता, लोग घर में ऐसा कहीं कहीं नहीं होता, वो तो कभी जैसे बुज़दार साहब का इमरान खान ने इस्तकबाल किया था तकरीबन। तो बहुत कम होता है, शायद ये हमारी इसमें कोताही है या लापरवाही है या सुस्ती है कि बलूचिस्तान से, क्वेटा से इस तरह की कहानियां हमें मिले कि कोई इस तरह की चीज़ इजाद हुई है या एक लोकल प्रॉब्लम के लिए एक लोकल सोल्यूशन ढूंढी गई है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा साईं कि इस तरह के और कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने देखे हैं वहाँ पर ब्यूटेम्स में या आसपास, जिससे मुल्क का और लोगों का फ़ायदा हो सकता है, इंसानों का फ़ायदा हो। जी जी बिल्कुल। ब्यूटम्स में तो बहुत से इस तरह प्रोजेक्ट्स लोगों ने बनाए थे। एक हम लोग के जूनियर थे, उन्होंने एक ब्लाइंड स्टिक बनाई थी जो ब्लाइंड पीपल के लिए उन्होंने बनाई थी। ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था कि ब्लाइंड पीपल उनको यूज़ करें। एक प्रोजेक्ट था ई प्रोक्टर के नाम से, वो लॉयर्स के लिए उन्होंने एक ऐप बनाई थी। तो इस तरह के बहुत से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे जो वहाँ ब्यूटम्स में स्टूडेंट्स बनाते हैं। बहुत क्रिएटिव लोग हैं वहाँ पे। इवन ब्यूटम्स और यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में भी इस तरह स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको इस तरह कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन अभी इंशाल्लाह ये NIC आया है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर क्वेटा, तो उन्हें ये एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो अपनी स्किल्स और अपनी महारत वहाँ पे दिखा सके, अपने स्टार्टअप को बिल्ड कर सके। और मेरा तो ये ख्याल है कि बिजनेसमैन जो हैं उनको भी देखना चाहिए कि अगर इस तरह के टैलेंटेड लोगों को ना सिर्फ प्रमोट करें और इसको एक एंटरप्रेन्योर की नज़र से देखें, ये ना करें कि सिर्फ गंदम और जो है ना चीनी ज़ख़ीरा कर दी, तो आप कोई नई चीज़ में जाएंगे तो आप ही का फ़ायदा होगा और उसको जितना ज़्यादा आप फैला सकते हैं और प्रॉफिटेबल होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया अली गुल हमसे बात करने का, हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं और इंशाल्लाह कभी क्वेटा आना पड़े तो ज़रूर मुलाकात भी होगी। बिल्कुल सही बात। तो सक्सेस स्टोरी है यार, और मतलब ये तो मतलब फिल्मी कहानी है लिटरली। सही बात। वो जो होते हैं ना लोकल सक्सेस स्टोरी। अब अफसोस की बात ये है कि आप अगर BBC या CNN या ऐसे कोई स्टोरी दो ना, ये लीड होगी उनकी। फिल्मी कहानी तब होगी कि हुकूमत बलूचिस्तान जो है इसको टेस्ट करे, अप्रूव कर दे और उसके बाद कान के मालिकान को मजबूर करे कि भाईजान अगर आपने ये सिस्टम नहीं खरीदा तो हम आपका कान बिल्कुल और अपने हिस्से का काम हम ये कर सकते हैं कि इसको फॉलो करें और अगर बीच में कोई रुकावट आ रही है तो उसको हाईलाइट करें। ठीक है ना जी, कुछ बना तो हम नहीं सकते तो हम यही कर सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, कल तो जाहिर है कि आप ही का दिन है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।